इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आज रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से कुछ खास और अहम रिपोर्ट दिखाएंगे। जहां बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां सपा सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। सपा सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी में श्री सुभाष यदुवंशी ने साफ तौर पर कहा है कि जब सपा प्रमुख अपनी पत्नी पर टिप्पणी को लेकर मौन है तो वह यूपी की बहन बेटियों को लेकर की रक्षा कैसे करेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी में रोष व्याप्त है। जगह जगह मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी जा रही है। दरअसल मुस्लिम धर्म गुरु साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। इस टिप्पणी के बाद सियासी पारा हाई हो गया। दिल्ली से लेकर यूपी तक डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौलाना साजिद रशीदी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर पर तहरीर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेताओं में मौलाना को लेकर आक्रोश भी व्याप्त है। इन सब के बीच बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कस रही है। जिस तरीके से एनडीए के सांसदों ने संसद में इस टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ मौलाना के खिलाफ जो है कार्रवाई की बड़ी मांग की, इन सब के बीच आज बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर ही बड़ा हमला बोल दिया। सुभाष यदुवंश ने होर्डिंग के जरिए तीखे सवाल पूछे और कहा कि जब अपनी धर्मपत्नी के मामले को लेकर अखिलेश यादव मौन है, मौन व्रत है, तो वह बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगे। हालांकि सुभाष यदुवंश यह पहला मामला नहीं है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर पहले भी हमला बोल चुके हैं, लेकिन सपा सांसद डिंपल यादव के मामले को लेकर सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा है। अब देखना यह होगा कि यह मामला कब ठंडा होता है, कब डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नेताओं का प्रदर्शन कम होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आक्रोशित हैं। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। और वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब। योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज है। दरअसल वो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों से एक बैठक के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे। तो बाकायदा उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रयागराज मंडल और विंध्याचल मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए, अधिकारी शामिल हुए। अलग अलग जो बैठक की गई उसमें तमाम विकास बिंदुओं पर चर्चा की गई। ख़ास तौर से सड़क मार्ग पर यानी पीडब्ल्यूडी के विभागों पर ज़्यादा जोर दिया गया। सड़क मार्गों के बारे में जो उन्होंने जानकारी ली और जल्द से जल्द जो भी प्रस्तावित सड़कें हैं या मार्ग हैं उस पर तेज़ी से काम किया जाए, इस तरह की चर्चाएँ की गई। किस तरह से मार्ग को और सुदृढ़ किया जाए, तो ख़ास तौर से इस पर फोकस रहा। उसके अलावा कुंभ में जो काम कराए गए तो उस पर कुछ चर्चा हुई और साथ ही साथ जो अभी बचे हुए विकास के कुछ कार्य हैं, जो विधायकों की तरफ से प्रस्ताव आए, उस पर चर्चा हुई और उस काम पर तेज़ी लाने के लिए कहा गया। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विकास कार्यों के लिए सुदृढ़ तरीके से दिखाई दिया और उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों के साथ बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके विकास की जो तेज़ी है उसमें लाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ निर्देशित भी किया है कि जो भी काम है उसे गुणवत्ता के साथ तेज़ी से किया जाए। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यूपी की तमाम जो सड़कें हैं उस पर मंथन कर रहे हैं और उसको और बेहतर बनाने और लिंक मार्ग को जोड़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है उस पर चर्चा की। उम्मीद की जा रही है कि अब इस बैठक के बाद जो भी प्रस्तावित कार्य है उस पर जल्दी से तेजी आएगी और उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। और वही जिलाधिकारी सवीन बंसल इन दिनों अपने कार्यशैली को लेकर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कैसे उनकी कार्यशैली बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। राजधानी देहरादून के जिला अधिकारी सवीन बंसल इन दिनों एक्शन मोड में चल रहे हैं। यही वजह है कि लगातार सवीन बंसल अपने कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। जहां उनके यहाँ जन सुनवाई का जो मामला है वो लगातार प्रकाश में रहा है। उन्होंने हमेशा असहाय, शोषित, वंचित लोगों की मदद त्वरित की है। उन्होंने एकदम सटीक समाधान करने का जो फैसला लिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। लगातार सवीन बंसल अपने इस तरह के कार्यों से, इस तरह की कार्यशैली से चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला हो या फिर बुजुर्ग व्यक्ति हो, समस्या कोई भी हो, उनका समाधान त्वरित कर रहे हैं। हाल ही में उनका एक मामला बाटोली गांव में देखने को मिला था। जिस तरीके से बॉर्डर का गांव बाटोली लगता है, वहां पर खुद सवीन बंसल स्थलीय निरीक्षण करने गए थे, जहां की स्थिति देखकर वह खुद भी चौंक गए थे। लिहाजा इसके वहां पर जो सड़कों की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन वहां जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा देखी गई थी। उसी के लिहाज से सवीन बंसल ने त्वरित रूप से सड़क बनाने के लिए कार्मिकों को निर्देश दिए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश किया था कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र की सड़क बनाई जाए। तो वहीं हेलीपैड की सुविधा भी देने की बात सवीन बंसल ने वहां पर कही थी, जिसका परिणाम भी 24 घंटे के अंदर देखने को मिला था। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर सरायकेला के गम्हरिया से है, जहां पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। साइबर फ्रॉड के हत्थे कोई भी चढ़ सकता है। जी हाँ, साइबर फ्रॉड के हत्थे गम्हरिया की सीडीपीओ दुर्गेश नंदी भी बनी है। दुर्गेश नंदी का कहना है कि एक साइबर फ्रॉड जो पूरे इलाके में सीडीपीओ बनकर लगातार लोगों को फोन करता था और ये बताता था कि हम सीडीपीओ बोल रहे हैं, आपका काम हो जाएगा, हम सीडीपीओ बोल रहे हैं, आपको इस नंबर पे पैसा भेजना होगा। जी हाँ, इस बात की जानकारी जब सीडीपीओ को लगती है तो सीडीपीओ तुरंत एक्शन में आती है और मामले की सत्यापन में जुटती है। जब मामला पे आती है तो ये नंबर मिलता है और सीडीपीओ जब उस नंबर पे फोन कर बात करती है तो खुद को बताता है कि हाँ, हम गम्हरिया के सीडीपीओ बोल रहे हैं। लेकिन जब उनसे सीडीपीओ पूछती हैं कि गम्हरिया कौन से प्रखंड में या कौन से जिले में पड़ता है, तो वो फ्रॉड बताने नहीं सकता है। जब इस मामले की गंभीरता सीडीपीओ लेती है और मामले को साइबर थाने में दर्ज कराती है, उस फ्रॉड के नाम से दर्ज कराती है। सीडीपीओ का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड से लगातार लोग बचे और इस तरह के फोन कॉल से लोग बचे जो सीडीपीओ बनकर लोगों को फोन कर पैसा वसूली या फिर काम का ये देता है, झांसा देता है। लगातार इस तरह के फ्रॉड से बचने का प्रयास करें। सीडीपीओ का यह भी मानना है कि जिस तरह से फ्रॉड करके हर तरह की योजनाओं के बारे में बता रहा था वो बिल्कुल फ्रॉड है। कोई भी इस फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे। जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। और वह मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन का खतरा भी देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। मौसम विभाग ने एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देर रात से ही उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है। तो वहीं राजधानी देहरादून और हरिद्वार में भी रात से भारी वर्षा हो रही है। लिहाजा इसके आपदा प्रबंधन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जैसे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो थोड़ा कच्चे होते हैं, तो उसी लिहाज से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में भूस्खलन के जो खतरा है वो बढ़ जाता है, यातायात प्रभावित हो जाता है। तो इसी लिहाज से एसडीआरएफ की जो टीमें है वो बढ़ा दी गई है। अगर हम शिविरों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में जिस तरीके से भारी वर्षा चारधाम मार्ग में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो शिविर है उनके लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था करने की बात इसमें कही गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ सचिवालय स्तर पर बैठक कर रहा है। तत्काल प्रभाव से मामले को
खत्म किया जाए, मामले का समाधान किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन हर्ष दुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। और वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के अध्यक्ष पद पर राकेश पांडे बबुआ 2121 वोट हासिल कर निर्वाचित घोषित हो गए हैं। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नतीजे आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर राकेश पांडे और बबुआ ने जीत हासिल की है, जबकि अखिलेश शर्मा महासचिव पद पर जीते हैं। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें राकेश पांडे और बबुआ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपी उपाध्याय को हराया, जबकि तीसरे नंबर पर अशोक कुमार रहे। वहीं अगर महासचिव पद की बात की जाए तो एक तरफा मुकाबले में अखिलेश शर्मा बड़ी जीत दर्ज करते हुए उन्होंने महासचिव पद पर अपना कब्जा जमाया है। तो कह सकते हैं कि बार एसोसिएशन का जो नतीजा है वो अब आना शुरू हो गया। 28 अलग अलग पद हैं जिस पर मतगणना अभी भी चल रही है, जिसमें अध्यक्ष और सचिव जो पद है उस पर नतीजे आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इन लोगों ने जो वादे किए थे, जो बार के ज़रिए वकीलों के हित में काम करने की, अब वो इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जिस तरह से ये रोमांचक मुकाबला अध्यक्ष पद पर हुआ, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला था, तीनों प्रत्याशी लगातार एक दूसरे के आसपास ही बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अंत में राकेश पांडे उस बबुआ ने ये जीत दर्ज की है। इससे पहले भी हुए इस पद पर रह चुके हैं। वहीं अब अखिलेश शर्मा महासचिव पद की जिम्मेदारी निभाएंगे और आने वाले दिनों में जो अन्य पद है उसके भी नतीजे आएंगे। लेकिन अब एक बार नई बार फिर से गठित हो जाएगी और उसके बाद वकीलों के हित में जो वादे किए गए हैं उस पर कितना अमल होता है, ये इसका ज़रूर इंतजार रहेगा। शोएब, इंडिया वाइज। और खबर औरैया से है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ने से निचले इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। इस दौरान क्या कुछ है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु। औरैया में यमुना का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, कोटा बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से निरंतर यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चौकी स्थापित की हैं और लेखपालों को निगरानी रखने के लिए आदेश दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कहीं बाढ़ की स्थिति न बन जाए। ग्रामीणों का कहना है मुख्य मार्ग से उनके गांव का संपर्क टूट गया है। वहीं बढ़ते जलस्तर से प्रशासन ने भी चिंता व्यक्त की है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु साहू की रिपोर्ट। और वही खबर कानपुर से है, जहां पर मेमू ट्रेन में हुए विवाद में युवक को धक्का देने से युवक के दोनों पैर कट गए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु। थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब कानपुर कुंडला मेमू में सवार यात्री आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक यात्री ने दूसरे यात्री को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। उसका नज़दीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं भाग रहे युवक को अन्य लोगों ने उसको पकड़कर जीआरपी के हवाले कर दिया है। औरैया से युवक के दीपांशु साहू। वही खबर अमरोहा से है, जहां पर रास्ता भटककर पानीपत से लौट रहे मजदूरों को चोर समझकर लोगों ने खूब पीटा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। वहां में ड्रोन से रैकी और चोरी की अफवाह के बाद लगातार जिले में कई ऐसे मामले देखने को मिली हैं जहां पर राहगीरों को चोरी के शक में बुरी तरह से पीटा गया है। ऐसा ही मामला एक अमरोहा जनपद में देखने को मिला है, जहां पर गांव पतेई में एक गाड़ी में चोरी के शक में बैठे 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पानीपत से अपने गांव जा रहे थे। गूगल मैप के जरिए वह रास्ता भटक गए, जिसके चलते उनको बुरी तरह से पीटा गया है। गांव के लोगों ने बुरी तरह पीटा है, जिनकी गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सारे मामले में पुलिस ने इसमें लगभग 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जल्द ही इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर जेल भेजने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डेडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव पतेई का है, जहां पर गांव पतेई में पानीपत से 2 संभल जनपद के असमौली निवासी युवक पानीपत से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में गूगल मैप के जरिए वो रास्ता भटक गए, जिसके चलते वहां पर वो गांव पतेई में रात्रि में पहुंचे, जिसके बाद गांव पतेई के लोगों ने ड्रोन और चोरी की जो अफवाह चल रही है उसके चलते उनको चोर समझ बैठा और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। काफी तादाद में लोगों ने वहां पर हमला किया, गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद वहां पर जो गाड़ी में दोनों युवक सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए, उनको बुरी चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया। वहीं सारे मामले में बमुश्किल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को उन गाँव वालों से बमुश्किल बचाया, जिसके बाद उनको इलाज के लिए
अस्पताल भर्ती करा दिया। वहीं सारे मामले में दोनों की तहरीर पर डिडोली कोतवाली में लगभग 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं सारे मामले में थाना अध्यक्ष हरीश वर्धन ने इसमें जानकारी देते हुए कहा कि इसमें अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। लगभग 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। जल्द ही उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और वही खबर अमरोहा से है, जहां पर नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी की हत्या करने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता इमरान। अमरोहा में एक पालिका कर्मचारी को बुरी तरह से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 4 युवकों ने उसको बुरी तरह से पीटा। जो नगर पालिका कर्मचारी है उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने सारे मामले में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 4 आरोपियों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र का है, जहां पर गजरोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला नाईपुरे का है पूरा मामला, जहां पर 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जहां पर एक नगर पालिका कर्मचारी का किसी अपने पड़ोसी से विवाद हुआ था, जिसके बाद पड़ोस के रहने वाले 4 युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसके चलते इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया, जिसकी पीट कर मौके पर हत्या कर दी। जिसकी मौत होने के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो मारपीट करने वाले 4 लोग थे उनको हत्या के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही उनको गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो 4 आरोपी हैं जल्द ही उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और वही खबर संभल से है, जहां पर NKBMG डिग्री कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। क्या है उनकी मांगे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। जनपद संभल के चंदोसी की बात की जाए NKBMG डिग्री कॉलेज पर, यहाँ पर जो हो बात की जाए तो पूरा स्टाफ है जो जिसे वेतन नहीं मिला है और लंबे समय से उन्हें वेतन की मांग कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल हैं उनसे कह देती हैं और क्या कारण है जो वेतन नहीं मिला है, उनके परिवार कैसे चलेगा। 2-2 महीने का जो वेतन है वो अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए इन्होंने एक चेतावनी दी है। और उनका कहना है कि अगर हमें वेतन नहीं मिला तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। जबकि काफ़ी जो स्टाफ में है यहाँ पर, जो मैं अपने सहयोग से कहूँगा दिखाएं कि इन्हें वेतन नहीं मिला और वेतन का कारण ये है स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और प्रिंसिपल की बात की जाए तो यहाँ पर प्रिंसिपल जिस दिन भी जाती हैं छुट्टी पर तो उनके यहाँ पर जो है रेगुलर उनके ताला लगा होता है, क्योंकि ये पर्सनल ताला का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार इन्होंने अपना जमा रखा है। ये ताला बताएं, ये ताला लगा हुआ है, जब भी ये आती हैं तभी ताला खोला जाता है। ये प्रिंसिपल का ऑफिस है और ऑफिस के दौरान यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर छुट्टी पर चली गई हैं। जिससे तनख्वाह की बात की जाए तो इन्हें तनख्वाह कहीं 2 से 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब देखना होगा, इसमें उनका कहना है कि जो धरने पे बैठे हैं, हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। और फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।